हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जियोग्राफी। जिसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें अपन राजस्थान में पाए जाने वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं वन नीतियां देश में। देश में पहली वन नीति बनी थी 1894 में। ठीक, जो पहली वन नीति बनाई गई थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनी थी 1952 में, मतलब 1947 के बाद, जब देश आजाद हुआ था। ठीक, और ये आप छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया की वन नीति 2019 में जारी की जा चुकी है, जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक, अब बात करें राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 में बनती है। अगर राजस्थान की नवीनतम वन नीति की बात करें तो वो ये नहीं है। इसके बाद 2019 में, अभी हाल फिलहाल में ये जारी हुई है 2020 में। वन नीति का नाम क्या है? वन नीति 2019। नाम में इसमें 2019 है, पर जारी अभी हुई है, पर डाटा वही सेम का सेम है। क्यों? क्योंकि क्योंकि 2017 में वनगणना हुई थी। 2019 में वनों में कितनी वृद्धि हुई है? 57.51 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आप जब भी पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो तब के अनुसार आपको करंट में ये कहाँ मिलेगी? या तो इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा करंट इसका, या तब कोई वन नीति आई हो या वनगणना हुई हो तो तब आपको देखने को मिलेगी। हालांकि उसमें आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2019 में 2017 में भी वनगणना हुई थी और 2019 में भी वनगणना हुई है, तो उसमें 57.51 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो भी करंट होगा राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले ज़रूर करवाऊँगा। ठीक, तो वन नीति के अनुसार क्या है कि टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। ये वन नीति में टारगेट रखा गया था। पर्वतीय क्षेत्र में 60% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में 20% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। मतलब ये टारगेट रखे गए थे। अब बात करें वन गणना की, तो वन गणना का कार्य वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। वन गणना प्रति 2 वर्ष में एक बार की जाती है। नवीनतम वनगणना 2000 अभी हाल फिलहाल में 2019 में हुई है। 2017 के बाद 2019 की वनगणना के आंकड़े इसके 2020 के लास्ट में जारी हुए हैं, एंड में, नवंबर में। ठीक, तो 2019 की वनगणना और ये 2019 की 16वीं वनगणना है। तो ये आप याद रखिएगा।
तो ये 2017 वाला नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2019 वाला नोट करेंगे आप। और ये कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.26% है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हल्का सा फर्क पड़ा है, जिससे इसमें परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मैं कह रहा था कि आंकड़े ऑलमोस्ट नहीं, लगभग एक दो आंकड़ों को छोड़ा जाए तो सारे के सारे आंकड़े सेम है 2017 की जनगणना में और 2019 की जनगणना में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2017 की तुलना में 2019 में वनों के क्षेत्रफल में 57.51 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप 57.51 वर्ग किलोमीटर आंसर देंगे। ठीक, तो क्या है? वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.26% है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.04 हेक्टेयर है। राजस्थान में अभिलेखित वन मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट 9.57% है। अब बात करें किन जिलों में सबसे ज़्यादा वन है, सर्वाधिक विस्तार है, और किन जिलों में वनों का कम विस्तार है। इसको क्या देखें? सर्वाधिक विस्तार को अपन दो कैटेगरी में देखेंगे। पहला है क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा है प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है सबसे ज़्यादा? उदयपुर, दूसरे नंबर पे अलवर, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ और चौथे नंबर पे बारां। तो इस तरह से आप यूएपीबी बनाकर इसको याद रख सकते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पे उदयपुर, दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पे सिरोही और चौथे नंबर पे करौली। इस यूपीएससी का नाम बन गया। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन ये है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन ये है। अब अपन बात करेंगे कि वनों का सबसे कम विस्तार कहाँ है। ठीक, तो इसी में भी अपन दो कैटेगरी देखेंगे। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा है प्रतिशत की दृष्टि से। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आपको 2019 की वन गणना ही मानना है, क्योंकि आंकड़ों में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ है? चूरू में। दूसरे नंबर पे सबसे कम कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और तीसरे नंबर पे सबसे कम कहाँ है? जोधपुर में। और चौथे नंबर पे सबसे कम वन कहाँ है? गंगानगर में। ये किस दृष्टि से हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। जोधपुर में सबसे कम, चूरू में, इसके बाद नागौर, उसके बाद जैसलमेर। ये 5 नंबर है। 4 जिले भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है 5 जिले याद रखना। अब बात करेंगे अपन वनों का वर्गीकरण। ठीक, कि वनों को किस प्रकार के वन होते हैं।
पहला है कानूनी और वैधानिक वर्गीकरण और दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। कानूनी और वैधानिक वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा गया है वनों को। ठीक, तो अब देखते हैं कि वैधानिक रूप से वन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। पहला वन आता है आरक्षित वन, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट। जिसमें क्या है, लकड़ी को काटना, पशुचारण और आखेट, इन सब पे क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। पूर्ण प्रतिबंध होता है। इस पूर्ण प्रतिबंध शब्द को ध्यान में रखिए। और ये वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं। दूसरा है रक्षित वन, जो कि कुल वनों का 56% है, 56%। यहाँ पे लकड़ी काटने और पशुचारण पर सीमित छूट होती है और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, 12 में। तीसरा जो टाइप है वो है अवर्गीकृत वन, जो कुल वन क्षेत्र का 6% है। यहाँ पे लकड़ी काटने, पशुचारण आदि पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में। वैधानिक नियंत्रण के लिए वनों को 12 वन मंडलों में बांटा गया है। पूरे राजस्थान को 12, बीकानेर को छोड़कर 6 संभाग एवं बूंदी, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और टोंक, ये क्या है, 12। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो ये जिले हो गए। और 7 संभाग हैं, जिसमें से एक बीकानेर को छोड़ना है और बाकी 6 संभागों को लेना है। 6 संभाग हो जाएंगे। ठीक, 6 जिले और 6 संभाग, 12 वन मंडल हो गए। ठीक, एक वनों का वर्गीकरण और किया जाता है जो कई बुक में दिया जाता है, जो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ, नोट्स में नहीं है, उसको आप साइड में कहीं नोट लें। वो होता है वन घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो इसके अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार के वन होते हैं। पहला वन होता है सघन वन, दूसरे वन होते हैं मध्यम वन और तीसरे वन होते हैं खुले वन। ठीक, ये नाम याद रखने। एक राजस्थान के संदर्भ में क्या है कि कई बार कई रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वन मंत्रालय द्वारा, तो उसमें ये देखने को चीज़ मिलती है, तो वो भी आपको नोट करना है कि राजस्थान का कुल झाड़ी क्षेत्र कुल झाड़ी क्षेत्र राजस्थान का कितना है, कुल वन क्षेत्र में से झाड़ियाँ कितनी है, 1.39%। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ है झाड़ियाँ, पाली में, और सबसे कम कहाँ है झाड़ियाँ, हनुमानगढ़ में। ठीक, ये 2 चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये शायद ही पूछा जाए, पर कई बुक में नाम दे रखा है तो मैंने आपको करवा दिया ताकि कोई चीज़ छूटे ना। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये भी शायद ही पूछा जाए, पर आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब बात करते हैं आगे वनों का वर्गीकरण।
ये क्या है? वनों का भूगोलिक वर्गीकरण है। तो इसमें क्या है? पहले प्रकार के वन कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ये पहले टाइप का है। ये टोटल क्षेत्र का 1% है। क्यों? क्योंकि ये सदाबहार वनस्पति है। तो इसके लिए वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होगी, 150 सेंटीमीटर। और अधिक वर्षा राजस्थान में कहाँ होती है? माउंट आबू में। कौन कौन से वृक्ष हैं ये? तो वृक्षों के नाम भी आपको याद रखने हैं। डिकिल पटेरा, या इसको आबू एसिस भी बोला जाता है, या जामुन या बांस। ठीक। तो दूसरे नंबर के वन आते हैं उष्णकटिबंधीय सागवान। ये कुल वन क्षेत्र के 7% में है, 75 से 110 सेंटीमीटर। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? वागड़। वागड़ कौन सा क्षेत्र होता है? मैंने पहले आपको बताया था, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और कोटा और झालावाड़ में ये पाए जाते हैं। इनकी ट्रिक है पौधों के नाम याद रखने की, जीएमटी। गुलर, महुआ, तेंदू, सागवान। सागवान इसके नाम में ही है। तीसरे प्रकार के वन आते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी एवं पतझड़ वन। ये कुल वन क्षेत्र के 28% क्षेत्र में ये होते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक। ये मेवाड़ में कौन सा आगे जिले? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और मैदानी क्षेत्र कौन सा? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मतलब पूर्वी राजस्थान। इनके आपको नाम कैसे याद रखने हैं? 3 सह हैं इसमें: साल, सागवान, शीशम, आम और चंदन। चौथा इसमें टाइप आता है उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वनस्पति। ये कुल वन क्षेत्र के 58% क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए। अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिले जो मतलब अरावली और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में। ठीक। इसमें आता है खेजड़ी, रोइडा, केर, बैर और बबूल। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या कंटीली वनस्पति। ये कुल वन क्षेत्र के 6% हिस्से में पाए जाते हैं। 0 से 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 0 से 30 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है इन्हें। ये शुष्क मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। नागफनी, आक, कटीले वृक्ष इसके उदाहरण हैं। आपको ये पौधों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताइए। ठीक है। किसी भी क्षेत्र का पूछ लेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से संबंधित 4 वृक्षों के या 4 प्रकार की प्रजातियों के नाम बताइए। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है ये। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन धोकड़ा वनस्पति है, जो मैंने आपको बताया था कि 58% पाई जाती है। धोकड़ा सर्वाधिक करौली और सवाई माधोपुर में मिलते हैं। सर्वाधिक आर्थिक महत्व के वन किन्हें माना जाता है? मानसूनी वन। क्यों? क्यों? इनकी लकड़ी अच्छी होती है। ठीक। अब कुछ वृक्षों के हम अगर डिटेल में देखेंगे, उनके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है कई बार। तो पहला है खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम है
प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक, तो इसके उपनाम भी हैं कई। यह राज्य वृक्ष है, 1983 में ये राज्य वृक्ष घोषित हुआ था। राजस्थान का गौरव शामी वृक्ष या राज्य कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि किसी वृक्ष की हर चीज़, चाहे वो पेड़ हो, पत्तियां हो या फल हो, हर चीज़ का उपयोग होता है। ठीक, इसे जांटी भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कई बार प्री में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे क्या है, वैज्ञानिक नाम पूछ लग रहा है, तो आपको प्रोसेपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ठीक, अब अगले देखते हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनते हैं। विजयदशमी को खेजड़ी की पूजा होती है। अगला वृक्ष देखते हैं अपन, जो दूसरे नंबर पे है, रोहिड़ा, जिसको राजस्थान का राज्य पुष्प 1983 में ही बनाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ये भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। इसको राजस्थान का सागवान भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन में दे देगा राजस्थान के का सागवान कहे जाने वाले वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक, तो आगे देखते हैं अपन। तीसरा वृक्ष है अपना इम्पोर्टेंट, महुआ। इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगोफोलिया। यह सर्वाधिक डूंगरपुर में होता है। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी इससे शराब बनाते हैं और शराब पीते हैं, और आदिवासियों के लिए शराब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा है प्लास डाक या खाखरा, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक पाया जाता है राजसमंद में। इस वृक्ष का अन्य नाम है, इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आगे 5वें नंबर का अपना वृक्ष देखते हैं। ये है डिकिलपटेरा आबुएसिस अम्बरतरी। ये एक औषधीय वनस्पति है जो विश्व में केवल माउंट आबू में पाई जाती है। तो ये विश्व में केवल राजस्थान में पाई जाती है, वही माउंट आबू में। तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसका। अगला वृक्ष आता है खैर, जो सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है। इसकी साल से उदयपुर चित्तौड़ में कथोड़ी जाति कत्था बनाती है। ठीक है, अगला वृक्ष आता है अपना सहतूत, जो सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है। इस वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, जिससे रेशम प्राप्त होता है। अगला वृक्ष आता है तेंदू, जो सर्वाधिक पाया जाता है प्रतापगढ़ में। इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है और इसके पत्तों को टिमरू कहा जाता है। ठीक, मैंने ज़्यादा नाम नहीं लिए, कुछ इम्पोर्टेंट नाम है वही लिए, कम से कम रखने की कोशिश की है। तो आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बोर मत होइएगा। जामुन सर्वाधिक माउंट आबू में पाया जाता है और यह मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है। अब बात करेंगे अपन प्रमुख घास की। पहली घास आती है बांस। बांस एक प्रकार की घास है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बांस सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बांसवाड़ा में भी बांस आ रहा है, नाम में ही बांस आ रहा है। यह सबसे लंबी घास है, इसे आदिवासियों का हरा सोना बोला जाता है। अगली है लिलोन या सेवन घास।
इसका वैज्ञानिक नाम है लिसियूकस सिडिकुस। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी घास है ये। इस क्षेत्र को लाठी सीरीज भी कहा जाता है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। अगली घास आती है खस, जो कि भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। यह एक प्रकार की सुगंधित घास है जिसे इत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगले प्रकार की घास है बूर। बै से बुर और बै से बीकानेर। यह भी एक प्रकार की क्या है, सुगंधित घास है। अगली घास है मोचिया घास, जो कि ताल छापर अभयारण्य चूरू में पाई जाती है। गोंद का उत्पादन सर्वाधिक चोटन क्षेत्र बाड़मेर से होता है। ठीक, तो ये आपको इनके नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैंने कम से कम नाम ऐड करने की कोशिश की है, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक, अब अपन बात करते हैं वन संरक्षण पुरस्कार की। ठीक, ये पेज जो मैं आपको करा रहा हूँ वन संरक्षण पुरस्कार, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ध्यान में आपको इस पे पेज पे लिखी हुई चीज़ कोई भी याद नहीं करनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वन संरक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि आप क्रोनोलॉजी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए। कहीं लिखा हुआ अमृता देवी पुरस्कार, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक, तो उस तरीके से आपको करंट, इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो वो करंट का पूछा जाएगा। जो पुरानी चीज़ है वो पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो बात करें अमृता देवी पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? वृक्षारोपण के लिए, वन सुरक्षा के लिए और वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए किया जाता है। दो स्तर पे पुरस्कार दिए जाते हैं ये। एक तो होता है जो इन तीनों के क्षेत्र में कोई संस्था काम कर रही है उसे, एक जो इन तीनों में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है उसके लिए। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। 50,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये करंट के नाम आपको याद रखने हैं। ये पुराने नाम 2014-15 के मैंने इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि लेटेस्ट नाम कहीं मुझे मिले ही नहीं। क्यों, मैंने बहुत साल साल भर की क्रोनोलॉजी उठा के देख ली, कहीं अमृता देवी पुरस्कार के बारे में कुछ मिला ही नहीं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट उतनी है नहीं। ठीक, पर आपको इनके नाम जरूर याद होने चाहिए और बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, क्योंकि इनसे, जैसे ये कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार है, तो इससे मेंस में एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था कैलाश सांखला है कौन। ठीक, तो वो मैं आगे आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई जाएगी तब कैलाश सांखला को डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से नहीं मान सकते और बायोडाइवर्सिटी से में मान सकते हैं। अब आती है बात वानिकी पंडित पुरस्कार। ये वृक्षारोपण वन विकास से संबंधित संस्था और व्यक्तिगत को दिया जाता है। आगे आता है वृक्ष मित्र या इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक, चौथा है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ये नाम आपको केवल थोड़े बहुत दिमाग में रखना है, इनको नहीं पढ़ना है आपको ढंग से, ताकि कोई अगर आपका ऐसे वगैरह आता है तो उसमें आप, जैसे वनों से संबंधित कोई आपको आता है, हिंदी 4th पेपर है जो आर एस का मेंस में, उसमें आपको ऐसे आता है, तो आपको 3-4 पुरस्कारों के 1-2 करंट में कोई स्कीम चल रही होगी, इनके नाम डाल के और ये लिखना है कि सरकार द्वारा ये प्रयास
किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, और इससे हमें आगे भी वनों में या और क्षेत्रफल में वृद्धि होने के आसार नज़र आते हैं। ठीक, तो ये कैलाश सांकला वन्य जीव पुरस्कार है जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये वन पालक पुरस्कार है, यह वन विभाग में कार्य करने वाले अधिकारी, वन पालकों, कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकी आगे का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और आगे लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म।